अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे मैं बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ सही और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक बहुत ही ख़ास शख्सियत के नाम से, बल्कि आज का पूरा प्रोग्राम ही एक बहुत ही ख़ास शख्सियत के नाम है। वो शख्सियत जिसने पाकिस्तान को सारी दुनिया में मशहूर करवाया। आज हम शुक्रिया अदा करेंगे उमर शरीफ साहब का। हमें हंसाने के लिए शुक्रिया, बहरूपिया का रूप दिखाने के लिए शुक्रिया, बुढ़ा घर पे है बताने के लिए शुक्रिया, बकरा किस्तों पर दिखाने के लिए शुक्रिया, बेबसी को चौखट पे मसाइल से घिरी खुशबाश कौम की खुशियों में मज़ीद इजाफा करने के लिए शुक्रिया, तंज़ो मिज़ाह की तालीफ शुक्रिया उमर शरीफ। आप जैसा ना कोई था और ना कोई होगा। उमर शरीफ साहब की वफ़ात के बाद से पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर, जो हमारा कन्वेंशनल मीडिया है उस पर और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं का जिक्र किया जा रहा है और उन्हीं की फ़नकाराना सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सरहद के उस पार यानी कि भारत में भी उनकी वफ़ात पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया जा रहा है। उमर शरीफ बेशुमार सलाहियतों के मालिक थे। फ़नून लतीफ़ा के शोबे में एक मुनफरिद मकाम रखते थे। फ़न के शोबे में उनकी खिदमात को मतलब हम अगर कहें तो हमेशा ताउम्र याद रखा जाएगा। उमर शरीफ साहब की हवाले से आज हम मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करेंगे। बहुत सारे पाकिस्तान के और भारत के सुपरस्टार्स हमारे साथ होंगे। आज का ये प्रोग्राम हमने उन्हीं के लिए तरतीब दिया है और हम चाहेंगे कि लाइव कॉल्स भी आपकी लेते रहें। आप अपने जज्बात का इजहार उमर शरीफ साहब के बारे में जो करना चाहें तो हमारा टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है। आप हमारे नंबर पर कॉल कीजिए, उमर शरीफ साहब के बारे में अपने जज्बात का इजहार कीजिए। इस वक्त सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे साथ दो पाकिस्तान के बहुत बड़े अदाकार मौजूद हैं। एक हैं महमूद असलम साहब, जिन्हें आप जानते हैं, पाकिस्तान की जो अदाकारी की दुनिया है उसमें बहुत बड़ा नाम है, उनसे हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शकील सिद्दीकी साहब। शकील सिद्दीकी साहब उमर शरीफ साहब के शागिर्दों में से हैं और शकील सिद्दीकी को शकील सिद्दीकी बनाने वाले उमर शरीफ साहब। उमर शरीफ साहब के बारे में यही कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारे फनकारों को बनाया। हर फनकार जिसने उनके साथ काम किया वो उसके उस्ताद थे। और मजे की बात कि जो किरदार अपना कर रहे होते थे उसमें तो जान डाल ही देते थे, लेकिन जो साथ दूसरा साथी है वो काम कर रहा है, कोई किरदार निभा रहा है, तो उसके भी किरदार को, जिसको कहते हैं ना रूप फूंक देना, तो वो काम भी उमर शरीफ साहब दूसरे के लिए भी करते थे, अपने लिए तो करते ही करते थे। बिल्कुल। सबसे पहले महमूद असलम साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद असलम साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आपने। आपसे बस आगाज़ में और सिर्फ एक ही बात जो हम बात करना चाहेंगे कि अगर आप थोड़ी सी यादें हमारे साथ शेयर करें उमर शरीफ साहब के हवाले से। आपने उनके साथ काम किया तो कितना काम किया, और कोई यादगार वाक़या ऐसा जो आप हमारे नाजरीन की नज़र कर सकें। उमर शरीफ साहब के साथ मुझे कुछ ज़्यादा काम करने का इत्तेफाक नहीं हुआ। लाहौर में जब वो थे तो मुझे उस ज़माने में याद है कि थिएटर बहुत हुआ करता था और उमर शरीफ साहब लाहौर में थिएटर किया करते थे। तो मैं अपने एक दोस्त हैं मेरे जवाद वसीम साहब, मैं उनसे मिलने के लिए थिएटर में गया तो मैं पीछे विंग में बैठा हुआ था। तो उमर शरीफ साहब अपनी एंट्री दे के तो बाहर आए, मुझे देखा और मेरे पास आए, मुझे इस्लाम दुआ की मेरे साथ और मुझे कहने लगे कि यार मैं आपका एक ड्रामा पीटीवी पे चलता, लेकिन मैंने यहाँ देखा नहीं था वो ड्रामा। मैं इंग्लैंड अपनी बहन के पास गया तो मेरी बहन ने मुझसे कहा कि आपने जंजालपुरा देखा है? तो कहते मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे वक्त नहीं मिला, मैं नहीं देख पाया। तो कहने लगे कि नहीं, आप ये ज़रूर देखें ये ड्रामा। तो उमर भाई कहते हैं कि मेरी बहन ने मुझे बिठा के ज़बरदस्ती तो वो जंजालपुरा दिखाया। तो कहने लगे महमूद भाई मैं एक बात आपसे कहूँगा, मैंने सारा ड्रामा देखा और जो करैक्टर आपने किया रीमा का जंजालपुरा में, कहने लगे ये बहुत ही मुश्किल, बहुत ही खौफनाक और बहुत ही ये मतलब अजीब सा ये करैक्टर है, क्योंकि इसके लिए एक लाइन होती है, अगर आप वो लाइन क्रॉस कर जाते हैं तो ये ओवर हो जाता है और बुरा लगता है, और अगर आप इसको अंडर रखते हैं तो भी ये बुरा लगता है। तो कहने लगे मैंने आपका सारा सीरियल जो था वो देखा
और मैं एंड तक यही बात नोट करता रहा कि आपने उस करेक्टर को ना तो उस लाइन से ऊपर जाने दिया है ना उसे नीचे रखा है, आपने बिल्कुल वो लाइन के ऊपर उस करेक्टर को रखा है। तो कहने लगे कि ये बहुत बड़ी बात है, आपके खड़े होने का स्टाइल, आपके हाथों का, आपके बात करने का, और कहने लगे अमेजिंग। तो उमर शरीफ साहब एक बहुत बड़ा नाम, लेजेंड हमारे, और बहुत कदावर शख्सियत, उन्होंने जब मेरे वो जंजालपुरा के रीमा के कैरेक्टर की इस तरह से तारीफ़ की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा उमर भाई आपने मेरा खून बढ़ा दिया है। तो एक ये वाक़या मेरी ज़िंदगी में हुआ उनके साथ। उसके बाद एक कराची में मैंने शायद ARY के लिए एक शो था, वो उन्होंने मुझे एज ए गेस्ट बुलाया उसमें, और वो मुझे इत्तफाक हुआ उनके साथ काम करने का। बहुत ही प्यारे इंसान और बहुत इखलाक वाले और इज़्ज़त देने वाले, मतलब मुझे उन्होंने बहुत इज़्ज़त दी जब कराची अपने शो के लिए उन्होंने मुझे बुलाया। तो बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल बहुत शुक्रिया अदा करेंगे महमूद असलम साहब, आपने वक्त निकाला। और जाहिर है वो जिस तरह कि हमने पहले कहा था कि वो दूसरे किरदार को भी देख के उसमें भी कोई गलती, कोई ऐसी चीज़ जो फिक्स करने के लिए हो या फिर अगर सराहने के लिए हो तो भी बताते थे। और ये बड़े फनकार की निशानी बिल्कुल कि वो आपकी तारीफ ज़रूर करता है जहाँ उसको आपका काम अच्छा लगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ कॉलर्स भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी शादाब साहब। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र जी। भाई उमर शरीफ साहब के बारे में क्या कहेंगे? जी उमर शरीफ सर ये कहूँगा कि उन्होंने सिर्फ, मैं ये बात को बिल्कुल गौर से कहूँगा कि उन्होंने हमें आउटडोर के छोड़ के चले गए, जब उन्होंने बहुत सी चेहरों पर मुस्कुराहट दिखाई थी, बहुत दिल जीते इसने, लेकिन इसने हमें उदा के छोड़ के चले गए। हम उनके दुआ के साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी दुआएं ज़रूरी हैं जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शकील सिद्दीकी साहब पाकिस्तान के लेजेंडरी, बल्कि दुनिया के लेजेंडरी कॉमेडी एक्टर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं उमर शरीफ साहब के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। जी वालेकुम सलाम अवेश भाई। शकील साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आपके हवाले से उमर शरीफ साहब का जितना काम है और आप लोगों ने जितना साथ किया है काम, उमर शरीफ साहब के हवाले से हम ये कहेंगे ना कि वो जो तीली का जो आपका किरदार था, वो तीली को तीली बनाने वाला उमर शरीफ ही था। जी बिल्कुल, तीली को तीली बनाया, तीली पे मसाला लगाया, और अल्लाह के बाद क्रेडिट उमर भाई को जाता है। और मतलब फुरकान भाई, उमर भाई, ये टीम थी। मेरी खुशनसीबी ये रही है कि मैं 2 आदमी के साथ काम किया मैंने ज़िंदगी में बहुत। एक है मोइन अख्तर साहब, एक है उमर भाई। तो मोइन भाई पहले चले गए, वो उमर भाई चले गए, तो मैं तो ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल ही फारिग हो गया हूँ। जो मेरे 2 बड़े थे वही दोनों चले गए। और मैं ये कहूँगा कि ये वो सानिया है, ये वो दुखद की घड़ी है, मतलब ये एक सानिया ही करार दूँगा मैं इसको, कि इस कौम को हंसाने वाला वो आदमी चला गया जो करोड़ों दिलों में बसता था, जो हर घर में देखा जाता था। होता है ना, कहीं एक मोहल्ले में अगर 20 घर है तो उसमें 2 घर तो होंगे जो नापसंद करते हों, लेकिन इनके साथ ऐसा था ही नहीं। अगर मोहल्ले में 20 घर है तो 20 घर में पसंद किए जा रहे हैं। आप ये छोड़िए, पाकिस्तान छोड़िए, दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, जहाँ जहाँ हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है, उमर भाई वहाँ मशहूर थे। स्टारडम क्या होता है वो उमर भाई को देख के अंदाज़ा लगता था। उमर भाई को देख के अंदाज़ा होता है। बिल्कुल शकील साहब हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ फैसलाबाद से एक कॉलर भी हैं, फैसल नाम है। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। जी फैसल साहब क्या कहेंगे, उमर शरीफ साहब को का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जो इतने साल उन्होंने दहाइयों पे मुहित उनका करियर था और पूरी कौम को उन्होंने खुशियाँ बांटी। बहुत शुक्रिया जी उनका, बहुत बड़े फनकार, हमारे लेजेंड, और मतलब अल्फाज नहीं है उनके लिए कुछ कहने के लिए, जितना बड़ा वो फनकार था। मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैंने लाहौर में उनके 2 जो हैं वो स्टेज ड्रामे देखे हुए हैं। अच्छा। हालांकि वो कराची में ही उन्होंने ज़्यादा काम किया है जी, तो लेकिन अल्लाह पाक जी उनकी मकसद फरमाए। इंशाल्लाह कराची भी जा रहा हूँ, उनके जनाजे पे भी शिरकत करेंगे, और अल्लाह पाक उनको करवट जो है जी वो जन्नत नसीब करे, और करवट उनकी जो अगली मंजिलें हैं वो भी अल्लाह पाक आसान करे। आमीन आमीन जी। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, बहुत शुक्रिया। ये देखें, ये मोहब्बत है लोगों की उमर शरीफ साहब से कि उनके जनाजे के लिए फैसलाबाद से कराची की तरफ रुक कर चुके हैं। एक और अब शकील साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी मैं कि कितना अरसा, क्योंकि जाहिर है आपने काम तो उनके साथ बड़ा लंबा अरसा किया, लेकिन अगर हम रफली बात करें तो कितना अरसा आपने उमर साहब के साथ काम किया?
30 से 32 साल, 70 मतलब ये समझ लेना 89 से 32 साल होने वाले हैं, मतलब 31-32 साल होने वाले हैं। मैं तो उनके साथ इतना रहा हूँ कि इवन के ड्रामा जब हम ख़त्म करते थे रिया ऑडिटोरियम या हाशा ऑडिटोरियम में, तो वो शोज़ बहुत करते थे, फंक्शन, तो मुझे खींच के ले आते थे। मैं छुपता था उनसे कि यार ये मुझे फिर ले जाएंगे, फिर सारी रात में उनके साथ होता था। फिर उनको सारी ज़िंदगी वो सुबह ही सोए हैं और वो आदत हमें भी डाल गए। वो सुबह होती थी तो उनका आँख लगती थी। मैंने कहा अमर भाई हम लोग अमेरिकन नहीं हो गए, अमेरिकन सिस्टम से रह रहे हैं ज़िंदगी में, वहाँ रात होती तो हमें नींद आती है यहाँ पे। तो ये 40 साल से 45 साल से उनका यही वतीरा था कि वो जागते थे रात को, सुबह सोते थे। तो ऐसी आदत पड़ी शोज़ वगैरह को लेके। तो 30-32 साल का अरसा बहुत होता है। ये नहीं है कि आए मिले चले गए, भाई साथ साथ रहना। इवन कि लाहौर में थिएटर ड्रामा करने जाता था तो उमर भाई के घर पर रहता था। मैं होटल मना करता था, मैं कहा नहीं होटल पर नहीं रहूँगा, घर पर रहूँगा, भाभी बच्चों के साथ रहूँगा ना। तो मुझे एक फैमिली जैसा माहौल मिलता था। जब दिल किया खाना मांग लिया, जब दिल किया चाय मांग लिया। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो बिल्कुल ऐसा लगता था कि बस अपना ही कोई किया है। अच्छा, ये उमर शरीफ साहब की कॉमेडी में जो सोशल मैसेजेस होते थे, जो पॉलिटिकल मैसेजेस होते थे, जो एक ज़माने को वो बयान कर देते थे हमारे सामने, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये देखिए कॉमेडी जो है ना, दो तरह की होती है। एक होती है बेमकसद, एक होती है बामकसद। उन्होंने सारी ज़िंदगी बामकसद कॉमेडी की है, जिसके कोई मकसद होते थे। उनकी लाइनों में चुपते हुए सवालात होते थे गवर्नमेंट से या माशरे से, तो वो ख़ुद कहते थे मुझे नहीं पता ये कहाँ से आता है। ये एक तरह से उनको आमद होती थी। अच्छा, ऐसी आमद कि हमें होती है आमद, हमें एक टाइम पे 3-4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 8 हो जाएगी। उनको बेहिसाब होती थी, कोई हिसाब नहीं था। वो एक सीन आज करते थे तो कल दूसरा सीन करते थे, उसी सीन में कोई और चीज़ कर जाते थे। तो वो नहीं थे कि रटा रटाया वाला आर्टिस्ट नहीं थे। वो चेंज मारते थे लाइफ में। वो ऐसा लगता था कि अपनी बातों से बोर होगा, नहीं यार आज ये नहीं करूँगा, लेकिन उस पर लाफ्टर बेतहाशा लाफ्टर आते थे, क्लैप आते थे, लेकिन वो चेंज कर मार देते थे। तो उनका ये था। उनका तो ये था कि वो थिएटर के वो सिपाही थे, थिएटर उनकी पहचान थी कि आप उनको 2 घंटे के नोटिस पे आप ड्रामा करा लें थिएटर, और ऐसा कि लगेगा कि 15 रिहर्सल हुई हुई है। सही। अच्छा, और जो उनकी पर्सनल क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि काम के हवाले से तो सब जानते हैं, वाकिफ़ हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। वो ज़ाती ज़िंदगी में वो किस तरह के इंसान थे? उमर भाई एक ऐसा आदमी थे, अपने पूरे ख़ानदान को लेके चल रहे थे। एक तो ये, दूसरा वो हाथ के बहुत खुले थे, उससे भी लोगों की मदद करते रहते थे। अगर किसी का पता लग जाता था कि यार ये परेशान है, ये आर्टिस्ट, तो वो फ़ोन कर रहे, उसको फ़ोन करके पूछते थे कोई मसला है। इवन मेरे साथ एक मसला हुआ था कि मेरी टांग टूट गई थी, तो उनको पता लगा तो वो उन्होंने फ़ौरन बंदा भिजवाया। तो ये उनके अंदर ये अच्छी क्वालिटी थी कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का बड़ा ख्याल रखते थे। एक हमदर्द दिल रखते थे, एक अच्छे मतलब दर्दमंद दिल जिसको कहते हैं ना, वो रखते थे वो। तो आप सोचिए ना कि पूरे ख़ानदान को लेके चलना आसान काम नहीं है। बिल्कुल आसान काम नहीं है वैसे। लेकिन ये बताएं कि वो तो कॉमेडी की दुनिया के बेताज बादशाह पाकिस्तान में तो थे ही, लेकिन इंडिया में भी लोग उनकी कॉमेडी को बड़ा पसंद करते थे। कह के फूट फूट, जिसको कहते हैं फूट फूट के रोना, तो वो फूट फूट के हंसने लग जाते थे। और वो आंखों से उनकी आंसू, 1-2 शोज तो मैंने उनके ऐसे देखे कि जिसमें बड़े बड़े इंडिया के आर्टिस्ट बैठे हैं और वो आंखों से उनके आंसू जो है वो बहने लग गए, इतना वो हंसे। इंडियन कॉमेडी पे उनकी कितनी छाप थी आपके ख्याल में? टोटली छाप है। आप अच्छा, ये बात मैं आपको मज़े की बात बताओ कि जो सरहद पार के कॉमेडियन है ना, ये मानते भी हैं। देखिए कई ऐसे कॉमेडियन हैं जिसको उमर भाई मिले ही नहीं है, लेकिन कैसे मिले हैं? वो वीडियो के ज़रिए मिले, अपने ड्रामों के ज़रिए मिले हैं। तो उन्होंने ड्रामों से सीखा, उमर भाई के ड्रामों से सीखा, उसको देख के उन्होंने कॉमेडी शुरू कर दी, उनकी लाइनें बोलनी शुरू कर दी। तो वो भी अपना उस्ताद मानते हैं, उमर शरीफ को गुरु मानते हैं, कहते हैं हमारे गुरु हैं। अब कई आर्टिस्टों के वहाँ से आया है, मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि कई आर्टिस्टों ने कहा हम यतीम हो गए, इंडिया से कॉमेडियंस कह रहे हम यतीम हो गए। तो ये उनका बड़ापन है, वो उनका रिगार्ड करते थे, उनको इज़्ज़त देते थे। वो भी इतने ही परेशान थे वो कॉमेडियन जितने हमारे यहाँ लोग परेशान थे। तो छाप की बात आप कह रहे हैं कि उनके सीन, मेरा एक ड्रामा था हम सा तो सामने आया, मैं और उमर भाई थे, उसके अंदर पुलिस वाले बने हुए, वो पूरा सीन मतलब यार जहाँ उमर भाई खांसे हैं ना, वो खांसना भी डाल दिया उन्होंने, अमिताभ बच्चन साहब ने। और गोविंदा के साथ वो सीन था, फिल्म थी पता नहीं ग्रेट गैमलर ऐसी कुछ फिल्म थी, गैमलर ऐसी कुछ। तो वो सीन पूरा उठा के, तो वो अच्छा वो कहते थे गोविंदा साहब भी, गोविंदा से मैं पर्सनली मिला हूँ,
मेरी बहुत अच्छी दोस्ती, तो वो मानते हैं उमर शरीफ को, अक्षय कुमार मानते हैं, कहते थे। अच्छा, उनके बारे में यही था इंडिया में भी कि यार ये आदमी क्या है, कहाँ क्या क्या कैसे कैसे कर लेता है ये आदमी, इसको तो स्क्रिप्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो डायलॉग है ना कि अमिताभ बच्चन का, हम जहाँ से खड़े तो लाइन शुरू हो जाती है, तो उमर भाई जहाँ खड़ा होता वहाँ से कॉमेडी शुरू हो जाती थी। वाकई वो जहाँ खड़े होते हैं वहाँ से कॉमेडी शुरू होती है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शकील सिद्दीकी साहब। और जो आपने बात की भारत की, हमारे साथ और बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद होंगे जिनका ताल्लुक भारत की फिल्म इंडस्ट्री से है, उनसे भी बात करेंगे उमर शरीफ साहब के हवाले से एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। उमर शरीफ साहब के हवाले से बात हो रही है और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के एक और लेजेंडरी अदाकार जनाब अयाज खान साहब ने। उनसे भी हम बात करेंगे कि उमर शरीफ साहब के हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे, और उन्होंने काफ़ी काम भी किया है साथ उनके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया, हमें प्रोग्राम में टाइम निकाला। वी आर वेरी ऑनर्ड, थैंक यू। नहीं, वो असल में जिनके लिए आपने ये प्रोग्राम किया है वो खुद ही इतने बड़ा आर्टिस्ट हैं, और मैं तो बल्कि उमर शरीफ के लिए कहूँगा कि वो ज़िंदा जावेद हो गए, क्योंकि जिन लोगों को उनके जाने के बाद भी उतने ही याद किया जाए उनकी बातों को, उनके जुमलों को, तो मेरा ख़्याल है कि वो अब ये नस्ल दर नस्ल भी अगर हम जाएंगे तो उनके इतने कंटेंट्स हैं, उनकी इतनी चीज़ें हैं जो लोग कह के जब वो मुस्कुराएंगे भी, उसके साथ साथ उनको दुआ भी देते रहेंगे। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको उनके जाने के बाद अच्छे अल्फाजों से याद किया जाए, और साथ साथ उनके बारे में जब जब कोई की जाए बात तो महफिल भी ज़ाफ़रान ज़ार हो जाए, और आखिर में उसकी क्लोजिंग हर एक शख्स यही करेगा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बिल्कुल, तो सबसे बड़ी बात यही है कि इस लिहाज से दुआ जो है कि हम सबको है, बिल्कुल बिल्कुल सबको जाना है। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर इंडिया के जो अदाकार हैं जनाब अनुपम खेर साहब, वो भी मौजूद हैं। उन्होंने भी जो है वो हमें ज्वाइन किया है, तो उनसे भी हम कुछ बात कर लेते हैं, उनसे भी कमेंट ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनुपम साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हमें। उमर शरीफ साहब के इंतकाल पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? It's really very unfortunate that Umar Sharif has passed away. He was one of the leading actors, comic actors, a complete actor in the world of art and cinema, and his passing away will be a great loss to the world of cinema. It's really very sad. I remember I think met him in London or somewhere. A very genuine, gentle person. And I pass my condolences to his fans and family members. May Allah Ta'ala give peace to his family. थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर आपका। आया साहब, आपकी तरफ आते हैं दोबारा कि एक चीज़ हम देख रहे थे, और ये मेरा अपना मुशाहिदा है, गलत भी हो सकता है, कि इस किस्म के जो आर्टिस्ट होते हैं उमर शरीफ साहब जैसे, मतलब लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटीज़ हैं ये, और इनके हवाले से जो ये काम करते थे, मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इनको इस तरह से ऑनर करना चाहिए कि इनके नाम की एक स्टैंड अप कॉमेडी की जो एकेडमी है, या जहाँ इनकी चीज़ें पढ़ाई जाएँ, जहाँ पर लोगों को बताया जाए कि हाउ कैन यू बी उमर शरीफ। है तो इम्पॉसिबल सी चीज़, लेकिन हो सकती है। आपको क्या लगता है, ये आइडिया अच्छा है टू ऑनर हिम? देखें, आपने ये आखिर में बीच में जो एक डाउट का जो वो डाला है कि हो सकता है, मेरा ख्याल है बिल्कुल होना चाहिए। जो शख्स प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ले सके, जो शख्स, इनको तो और भी बहुत से सितारे मिलने चाहिए जो कि इतने बड़े स्टार को नहीं मिले मेरे हिसाब से। और हम अगर दुनिया में देखें, फ़नकार तो सभी जगह होते हैं और दुनिया में पॉपुलर होते हैं, बात होती है, लेकिन ये वाहिद वो आर्टिस्ट थे जो जहाँ भी थोड़ी बहुत भी उर्दू बोली जाती है, जहाँ उर्दू थोड़ी सी समझी जाती है,
वो भी अगर उनके 19-20 भी है तो वो उमर शरीफ को सुनते ज़रूर थे, उनके कैसेट्स ज़रूर देखते थे, उनके प्रोग्राम्स देखते थे, उसको एंजॉय करते थे। तो जो शख्स जाने के बाद ज़िंदा जावेद हो जाए, उसके नाम से जो भी रोड्स या मुझे मोइन अख्तर साहब इस वक्त याद आ गए, उनके नाम की रोड मैंने नहीं देखी, उनके नाम का हॉल रख दिया, लेकिन उनके नाम से एक हॉल भी नहीं रखा गया। तो हमारी बड़ी बेबसी, हम कहेंगे बेहिसी कहेंगे, कि ऐसी सूरतों में उमर शरीफ भी एक इतना बड़ा नाम है कि मैं उसके हवाले से आगे बात करूंगा, लेकिन ये जो आपने बात की है हुकूमत पाकिस्तान की, उनको बहुत लम्हों में सोचना चाहिए। इसके लिए कैबिनेट मीटिंग की जरूरत नहीं है बिल्कुल, ताकि वो लेगेसी कैरी ऑन हो सके, हमारी आवाम को पढ़ाया जाए और वो सीख सकें कि भाई उमर शरीफ ने क्या किया था और क्यों वो नाम जो है वो सारी बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, हमारे साथ बुशरा अंसारी साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बुशरा साहिबा, आप से भी हम यही एक ही सवाल है और वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि उमर शरीफ साहब के इंतकाल पर ये पूरी दुनिया का कॉमेडी का लॉस है, क्या कहेंगी? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुख हुआ, अफसोस हुआ, ये तो सब चीज़ें, ये तो कुछ लफ्ज़ हैं जो हम अपने जज्बे के इजहार के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो जब लेकर जा रहे थे मुझे तभी अजीब सा लग रहा था कि जो उनकी हालत थी, बहरहाल उम्मीद तो कभी इंसान को छोड़नी नहीं चाहिए। और मैं ज़रूर सिंध गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। उस वक्त भी करना चाहती थी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सिंध गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट लेवल पे किसी ने भी आर्टिस्टों को भी एक इस तरह की एक्नॉलेजमेंट दी कि जब वो बीमार हों या उनकी ये हालत हो तो उनके लिए हुकूमत भी कुछ कर सकती है। ये एक ऐसी रिवायत है जो कायम रहनी चाहिए, जो चलती रहनी चाहिए। उमर शरीफ वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट। अपनी स्पॉन्टेनिटी के हवाले से, अपनी बर्जिस्तगी के हवाले से जिस तरह से उन्होंने नाम कमाया, वैसा नाम किसी ने नहीं कमाया। अपने ओन पर, अपनी स्ट्रगल से अपने आप को पहचान करवाना बहुत मुश्किल काम होता है। और जहाँ तक मुझे याद है कि पीटीवी में उमर शरीफ को वो एक्नॉलेजमेंट नहीं दी गई थी, और फिर उमर ने अपने बलबूते पर स्टेज थिएटर में काम करके जो नाम कमाया है, इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक तहलका मचा हुआ है उनके जाने से। बहरहाल जाना तो सभी ने है, बिल्कुल। लेकिन उमर के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा। स्टेज पर जब पिछले कुछ सालों पहले तक हम शोज़ किया करते थे, मुहीन में अनवर साहब, उमर थे, अली हैदर थे, तहसीन जावेद, शेखी, आलमगीर, बड़ा खूबसूरत वक्त था वो एक। उसमें उमर तकरीबन शहर के सारे शोज़ में वांटेड होते थे, और बिल्कुल एक शो के बाद दूसरे में, दूसरे से तीसरे में इस कदर डिमांड, इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतनी शोहरत, ये अल्लाह ताला ने बहुत ख़ास लोगों के लिए रखी होती है। बहरहाल आप सब दुआ कीजिए अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, और जितनी बीमारी में उन्होंने तकलीफ़ें काटी उनकी अगली मंजिलें आसान करे, और उनके घर वालों को सब्र दे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे बुशरा साहिबा आपका। अयाज साहब, आपकी तरफ आऊँगा मैं। कुछ मेमोरीज अगर आप हमारे साथ शेयर करें उमर शरीफ साहब की और आपकी, तो हम हमारे नाजरीन ज़रूर वो सुनना चाहेंगे। देखिए, मेमोरीज तो बहुत है, लेकिन पहले मैं उसी की बात करूं जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी। हमारा एक शो था, मैं सऊदीया में शो करके आया था, तो मुझे वहाँ लोगों ने कहा कि उमर शरीफ साहब को अगर आप ले आए तो कमाल हो जाएगा। अच्छा। तो मैंने यहाँ आया तो मैंने उमर भाई से बात की और उनको कहा, मैंने कहा कि आप भाई आपने चलना है। कहने आज भाई देखिए, अगर आप कह रहे हैं ना तो मैं चलता हूँ, आप कह रहे तो मैं पासपोर्ट आपको देता हूँ। मुझे पासपोर्ट, लाहौर में थे, उन्होंने मुझे पासपोर्ट वगैरह दिया, मैंने फ़ौरन भिजवा दिया। और हम यूँ जब जाने लगे तो लास्ट मोमेंट तक वो एयरपोर्ट हम पहुंच गए थे और उमर भाई नहीं पहुंचे थे। कह रहे मैं आ रहा हूँ, बस पहुंच रहा हूँ। वो वहाँ से परेशान ऑर्गेनाइज़र कि भाई वो, मैंने कहा जहाज़ में बैठ गए और हम इंशाल्लाह पहुँच रहे। अब वहाँ गए, हमने शो किया, लेकिन हम उसके बाद जब उम्रा करने गए तो बस कहने, उन्होंने वहीं से कमरे से कहा, तुम मेरे मोहल्ले में हो, तुम्ही ने मुझे बताना भाई, तुम तो पता नहीं हज वज कितने कर चुके हो और ये सब, ये उम्रा शुमरा मेरा तो पहला है, मुझे सब बताना। हमने जिस तरह किया है आपको मैं बता नहीं सकता। हम कहीं हरम में बैठे होते थे, असर में मुंह छुपा के बैठते थे। जो देख रहा है वो हमें सिर्फ कह रहा है और वहीं पे कह रहा है, और भाई तुहाडा होर ड्रामा कदों आ रहा। तो वो इस चक्कर में हम अपने मुंह को छुपाते थे, कह रहे हैं क्या है यार, लोगों को यार हमको दुआ भी नहीं मांगने दे रहा कोई। तो बस मैं ये कहूँगा कि
और वो उसने फिर अपने शो में जब मुझे गेस्ट बुलाया था शरीफ शो में जी, उसमें भी मुझे बुला रहे हैं तो मेरे इंट्रोडक्शन के साथ जब ये कहा ना कि वो मेरे मौलम हैं और ये हैं और वो हैं और अयाज खान, क्या बात। तो मैं कहता हूँ कि दुनिया में बहुत से लोग ना वक्त के साथ बहुत सी चीज़ें भूलते हैं, लेकिन मैंने उसकी मेमोरी इतनी कमाल थी कि मुझसे एक दिन कह रहे हैं ये तुम बहुत उस्ताद हो, तुम जो हो ऑप्टिशियन हो और तुमने भाई तुम्हारे डेंटल सर्जन हैं, तुम दोनों की कोऑर्डिनेशन है वो इतनी ज़ोर से दांत निकालता है कि उसकी आंखों में तकलीफ होती है और वो फिर तुम जो है ना फिर वो वहाँ चश्मे की दुकान पे उसको भेज देता है। क्या बात। मैंने कहा भाई क्या हो गया तो बहुत उम्र, तो मैं कहता हूँ मैं अब उसके बाद एक और बात बड़े मज़े की, मेरी जब शादी हो रही थी तो उमर शरीफ नए नए आए थे। उमर शरीफ को मैंने ख़ास तौर पे कहा यार मेरे साले हैं, ये मस्कत से आए हैं, तो प्लीज़ यार इन पे कुछ जुमला न कसना, ये जो साले। अब मैंने मेरी किस्मत ख़राब कि मैंने इशारा कर दिया, ये इधर बैठे हुए जो दो ये मेरे साले हैं, ये मस्कत से आए, ज़रा ध्यान रखना। अब इन्होंने बात शुरू की, उमर शरीफ कहने लगे देखिए जनाब क्या दौर आ गया है, इधर उधर की बात करके। पहले मस्कत से खजूरें आती थी, अब साले आते हैं। अब वाह वाह, पब्लिक सारी हंसना शुरू किया और मैं जो मैं कह रहा हूँ अब मैं कहाँ तो मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी रह जाएगी वो, मगर वो लोग हंस हंस के पागल हो गए सिर्फ इसी बात पे। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने हर जगह मुस्कुराहटें, बिल्कुल स्पॉन्टेनिटी, बिल्कुल ये तो उनका कमाल था। हमारे बहुत साथ शुक्रिया अदा करेंगे सर आपका, सर वक्त दिया आपने हमें और आज हम उन्हीं को याद कर रहे हैं। बहुत सारे एक फनकारों की एक कहकशां है जो हमारे साथ मौजूद है। रियाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जावेद शेख साहब और रीमा साहिबा मौजूद हैं, इन दोनों से भी हम बात करते हैं उमर शरीफ साहब के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि उमर शरीफ साहब का लॉस हम सब के लिए ज़ाहिर है उतनी ही अहमियत का हामिल है जितना कि किसी भी शख्स के लिए जो उनकी फैमिली से उनसे रिलेटेड हो, जिसने उनके साथ काम किया हो, बहुत क्लोजली उनको जानता हो, उसके लिए क्या कहेंगे सर आप? नहीं, बहुत बड़ा लॉस है भाई ये तो। उमर शरीफ जैसा फनकार तो सदियों में पैदा होता। अब मुझे नहीं लगता आइंदा कोई पाकिस्तान में ऐसा कोई नाम बना सकेगा, ऐसा काम कर सकेगा जो उमर शरीफ ने किया है। बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस। मैं तो बहुत उदास हूँ। मैं तो पिछले हफ्ते मैं टर्की गया था, तो जाने से पहले मैं आगा खान हॉस्पिटल से मिलने के लिए गया और शुक्र है मैं लकी था, मुझे कोविड की वजह से वो पहले लोगों को इजाज़त नहीं दे रहे थे, तो खैर मैं गया। उसके बेटे को मैंने कहा कि मैं फ़लाँ टाइम पे आ रहा हूँ, तो वो बहुत खुश था, बहुत खुश था, क्योंकि मेरा और उमर शरीफ, उमर शरीफ, मैं, मोइन अख्तर, बैरोस अब्दवारी, इस्माइल तारा, शहजाद रज़ा, रज़ाक राजू, ये हम सब एक वक्त के साथी हैं जब हमने अपना करियर स्टार्ट किया था। मेरा पहला थिएटर प्ले ज़रा बच के जो फातिमा सुरैया बजिया का लिखा हुआ था, कातिम जलाली साहब डायरेक्टर थे, उस वक्त क्षमा हिट हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने वो किया था। बट जो मेरा और बैरोस का पोर्शन था वो उमर शरीफ का लिखा हुआ था। और पहली दफ़ा स्टेज पे हम दोनों जा रहे थे और स्टेज पर जाने से पहले ऑब्वियसली आदमी बहुत नर्वस होता है। बिल्कुल। तो वो मुझे जो धक्का स्टेज पे दिया यार, मैंने कहा क्या करूँ, वो अल्लाह मालिक है, बस धक्का दिया है, बस धक्का उन्होंने दे दिया आपको स्टेज पर फिर। यस, और वो फिर ऐसा कामयाब हुआ प्ले, मैं आपको बता नहीं सकता। और वो जो मेरा भी कैरेक्टर था वो इतना अच्छा, इतना लोगों ने अप्रिशिएट किया, अवार्ड भी मिला, सारा कुछ। बारह मकसद कहने का यह है कि बहुत हमारा साथ रहा है, बहुत सालों हम एक साथ हमने काम किया है, मुल्क से बाहर, मुल्क के अंदर भी। और रातों को हम ड्रामे के बाद जब हम ड्रामा खत्म होता था बैठते थे, चाय पीते थे। कुछ पर्सनल बातें मजीद आपसे हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ रीमा साहिबा भी मौजूद हैं, उनकी तरफ भी जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका कि आपने वक्त निकाला। मैम, उमर शरीफ साहब के साथ आपका जो एक रिश्ता था वो बहुत गहरा और बहुत पुराना भी था। जैसे जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी यही बयान कर रहे थे। उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से क्या ऐसी ख़ास बात है जो शायद सिर्फ आप जानती हों, बाकी लोग ना जानते हों? शेख साहब को भी अस्सलाम वालेकुम और शिकवा आपको भी बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम। देखिए
उमर शरीफ साहब की ऐसी कोई भी बात मेरे ख्याल में नहीं है जो कोई ना जानता हो। उमर साहब एक अहद का नाम है। उमर साहब आम इंसान नहीं है, क्योंकि देखें हर इंसान अपने अमल से और अपने काम से अपने आप को दूसरों से मुख्तलिफ करता है। उमर साहब ने जिस तरह का काम किया है ऐसी मिसाल नहीं मिलती। अवैध साहब देखिए कि कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें उन्होंने अपने आप को नहीं मनवाया, चाहे वो स्टेज है, चाहे वो फिल्म है, चाहे वो कॉन्सर्ट्स करने हैं या मेजबानी के फराइज सर अंजाम देने हैं। कोई भी ऐसी मीडियम नहीं है जहां पर उन्होंने अपनी कामयाबी की और अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को मुतासर न किया हो या झंडे न गाड़े। और सबसे बड़ी बात कि इतनी कामयाबी के बावजूद कभी उनके अंदर कोई तकब्बुर नाम की चीज नहीं, बिल्कुल उनके कौलो फेल में कोई तजाद नहीं था। वो जो कहते थे वही करते थे, जो करते थे वही कहते थे। अब इतना बड़ा आर्टिस्ट होने के बावजूद कभी हमने नहीं देखा कि किसी शो में भी उन्होंने किसी की दिल आजारी की हो। वो बड़े बड़े स्टार्स को बहुत बड़े बड़े जुमले कह जाते थे, मगर उनकी नीयत जो थी वो इतनी प्योर होती थी जिसकी बिना पर कोई भी उनके कहे हुए जुमले का बुरा नहीं मानता था। बिल्कुल बिल्कुल सही। खुशकिस्मती है कि मैंने उनके साथ बहुत काम किया, फिल्म के अंदर भी, पूरी दुनिया में ट्रैवल भी किया, बहुत कुछ उनसे सीखने का मौका मिला। वो एक शफीक सीनियर भी थे, दोस्त भी थे, रहनुमा भी थे, फैमिली टर्म्स भी थे। हमारे घरों में एक दूसरे के साथ आना जाना। लंबा साथ। अभी शादी के बाद जब मैं गई जी, मेमोरेबल मोमेंट आपसे पूछना चाहेंगे रीमा साहिबा। अच्छा एक काम करते हैं रीमा साहिबा, अगर आप थोड़ा सा हमें इजाज़त दीजिए, हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद जब दोबारा हम वापस आते हैं तो जावेद साहब भी हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ हैं, तो फिर मजीद बात करते हैं उमर शरीफ साहब के बारे में एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी। फरहान अली आगा साहब पाकिस्तान के बड़े एक्टर हैं, उन्होंने भी उमर शरीफ साहब के लिए मैसेज दिया है, वो मैसेज देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला उमर शरीफ साहब मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और उनकी फ़ैमिली को सब्र अता करे। और कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी हैं जिन पे हमारा इख्तियार नहीं होता और हमें तस्लीम करनी पड़ती हैं। उनके काम के बारे में मैं क्या कहूँ, दुनिया भर में उनके करोड़ों चाहने वाले हैं जिनके दिलों पे उन्होंने राज किया, वो भी लोगों को हंसाकर, जो कि दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। और ये हुनर, ये फ़न अल्लाह ताला सिर्फ चंद लोगों को नवाजता है। मैं बस इस मौके पे यही कहूँगा कि उन्होंने एक लेगेसी छोड़ी है, तारीख़ रकम की है, और इसी हंसती मुस्कुराती यादों के साथ हम सब उन्हें अपने दिलों में प्यार, मोहब्बत, अकीदत के साथ ज़िंदा रखें। और हम नेटवर्क, हम न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया जिसके ज़रिए उनके करोड़ों चाहने वालों तक ये जज्बात पहुँच सकें। और ये एक हमारी फ्रेटर्निटी के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लॉस है। हमारी फ्रेटर्निटी की फीलिंग्स, इनके जज्बात उनके चाहने वालों तक पहुँच सकें। तो उन्होंने डेडिकेट किया आज का ये दिन उमर शरीफ साहब मरहूम के लिए। तो हमारी सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनको मैं यही कहूँगा कि वो एक लेजेंड थे और ऐसा काम कर गए जो तारीख़ में कभी कभी होता है। तो हमारे दिलों में इसी तरह उनकी याद प्यार मोहब्बत के साथ हमेशा ज़िंदा रहे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार जावेद शेख साहब और मारूफ अदाकारा रीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, आपकी तरफ आऊँगी कि कौन सा ऐसा मोमेंट है, कोई ऐसा लम्हा जो यादगार हो और जो आपके जहन पे उमर शरीफ साहब के हवाले से हमेशा नक्श रहेगा? क्योंकि आपकी तो ज़ाहिर है उनसे जो दोस्ती है वो बहुत पुरानी है, तो आपके पास जो बात होगी वो और किसी के पास नहीं होगी। नहीं, बहुत अच्छी दोस्ती जो हमारी वाकई बहुत पुरानी है। हमने सब ने स्ट्रगल एक साथ किया, एक साथ अच्छे बुरे दिन देखे हैं। बहुत सी ऐसी बातें, मगर उनके बातों में मज़ा था। उनको
हर बात पर कॉमेडी करते थे। बहुत से ऐसे वाक़े थे, मगर ये अभी जगह नहीं है कि मैं आपको ऐसे कुछ वाक़यात सुनाऊं। अदरवाइज जो मेरा बेहतरीन लम्हा था उमर शरीफ के साथ, वो अभी जाने से पहले का था। जब मैं उससे मिलने के लिए गया तो उसके बेटे ने मुझे बताया कि भाई बात यह है कि आपको देखकर तो उमर शरीफ, मैं कह रहा हूँ मैं इतने दिन से हॉस्पिटल में, बहुत से लोग आ रहे जा रहे हैं, मगर आपके साथ क्योंकि हमारा पुरानी एसोसिएशन है तो लिहाजा आपके उनके चेहरे पर आपको देखकर जो खुशी है वो मैं बयान नहीं कर सकता। तो मैंने कहा यार ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ और मैं 1 हफ्ते के बाद आऊँगा और मैं वापस उसके बेटे के साथ, मैं जवाद के साथ मैं इन कांटेक्ट हूँ हर वक्त। मगर वो जैसे ही आया हूँ और पता लगा कि, और मैंने जवाद को बोला कि मैंने कहा बेटा आप अपनी फैमिली को लेके अभी फौरन वाशिंगटन चले जाएं ताकि उमर शरीफ के पहुंचने से पहले ही आप लोग वहां पर हों। मगर अल्लाह ताला को ये मंजूर नहीं था। बस बहुत दुख हुआ। और सर अगर हम ये कहें कि कोई हुकूमत को उनके लिए कोई स्टेट फ्यूनरल का ऐलान करना चाहिए, तो उस हवाले से कोई ऐसा हो सकता है कुछ, कोई अगर आप आगे कोई बात करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नाम था। नहीं, पहली बात तो ये है कि दोनों हुकूमतों का, यानी कि वफाक का और सूबाई हुकूमत का, दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं हम, जितने भी फनकार बरादरी हैं, कि उन्होंने उमर शरीफ को वो ऑनर दिया जो वो डिजर्व करते थे। मैं समझ, और फिर उनकी जो ख्वाहिश थी कि उसके बेटे ने बताया कि उनको अब्दुल्ला शाह गाजी के कब्रिस्तान में दफन किया जाए, तो ये भी उनकी ख्वाहिश पूरी हुई। और आपकी ये बात भी ऑफ कोर्स यस, मैं अपील करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से कि भाई उनको स्टेट फ्यूनरल उनका होना चाहिए। सही। रीमा साहिबा की तरफ जाएंगे। रीमा साहिबा, कोई ऐसी यादगार लम्हा, कोई ऐसी बात जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, और ये भी हमें बताइएगा कि ज़ाहिर है उनकी मकबूलियत दुनिया भर में तो है, भारत में भी, लेकिन अमेरिका में चूँकि आप हैं तो वहाँ पर हर तरह के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ामिस्टिक थे कि उमर साहब हमारे पास आ रहे और हमें मौका मिल रहा है कि हम इतनी बड़ी शख्सियत की खिदमत कर सकेंगे। क्योंकि ये तो किसी से पोशीदा नहीं है कि he has traversed the whole subcontinent for the last 4 decades or maybe more than that, और the way he has represented Pakistan, ऐसी मिसाल कम मिलती है। आप मुझे बताइए ना कि कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जिसको पूरी दुनिया में हर तरह की फैसिलिटीज ऑफर की गई हूँ। बिल्कुल। मगर ही वॉज सो पैट्रियोटिक, उन्होंने कहा कि मैं अपने वतन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो मैं शेख साहब की बात से इत्तेफाक करती हूँ कि उनको वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जिसको वो डिजर्व करते थे। बिल्कुल। और सिंध गवर्नमेंट का भी शुक्रिया है कि उन्होंने एक शाहरा को उमर शरीफ साहब के नाम से मंसूब किया है और अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अंदर उनकी तदफीन की भी इजाज़त दी है। तो ये इज्जतें, ये मकाम एक आर्टिस्ट जो है वो अपने शोबे के जरिए, अपने काम के जरिए तमाम कम्युनिटी के लिए फख्र का बायस बन जाता है। तो उमर साहब ने एक तारीख रकम की है अपने किरदार से, अपने काम से, अपने अखलाक से। ऐसी मिसाल नहीं मिलती और मुझे लगता है कि ता क़यामत उनका जो खिला है वो कोई भी पूरा नहीं कर सकता। बिल्कुल जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जावेद शेख साहब, आपने वक्त निकाला। रीमा खान साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया यूएस से। इस वक्त वहाँ पर रात का कोई बड़ा लेट का पहर है, लेकिन जो बात है वो इम्पोर्टेंट ये है कि एक तो स्टेट फ्यूनरल, अवैस का मुतालबा, बाकी पूरी कौम का मुतालबा और मेरा मुतालबा कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट कॉमेडी एकेडमी बनाई जाए उमर शरीफ साहब की लेगेसी को कैरी ऑन करने के लिए। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, भारत से हमें ज्वाइन कर रहे हैं भारत के मारूफ अदाकार जावेद जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि जब आपको उमर शरीफ साहब की खबर मिली थी तो उस वक्त आपको के क्या एहसास थे, जज्बात थे? उमर भाई के जाने की जब खबर मिली तो एक अजीब सा एक सूनापन सा छा गया दिल पे, एक वजन सा आ गया। ऐसा लग रहा है कि
एक अहम हिस्सा कुछ चला गया है अपनी ज़िंदगी का। वो हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा बन चुके थे अपनी कॉमेडी के ज़रिए, अपने परफॉर्मेंसेस के ज़रिए, और ख़ास तौर पे एज एन एक्टर मैं कह रहा हूँ कि बहुत मायने रखता था उनका एग्जिस्टेंस और उनका काम, और तंज के ज़रिए बड़ा एक नायाब उनका एक अंदाज़ था। तो अगर हम ये आपसे पूछें कि उनके काम की सबसे ख़ास बात आपको क्या लगती थी तो क्या कहेंगे? अंदाज़ बयां गर्चे मेरा शोख नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। उमर भाई का अंदाज़ बयां तो शोख था ही, लेकिन कभी कभी सटल भी था, और जिस अंदाज में भी वो अपनी बात को कहते थे वो दिल में तो उतर जाती थी, और एक तंज के ज़रिए मतलब बहुत कुछ कह देते थे, और एक रिस्पॉन्सिबल कॉमेडी थी उनकी एक तरह से कि कुछ ना कुछ मैसेज हुआ करता था उसमें। वो समाजी तौर पर, इखलाकी तौर पर, दीनी तौर पर बाशऊर थे वो, और ये ख़ास बात थी उनकी। और एक अहम हिस्सा कॉमेडी का, परफॉर्मेंस का चला गया है दुनिया से, ख़ास तौर से उर्दू या हिंदी कॉमेडी आप कहें। अब क्या और कह सकते? बिल्कुल ठीक है। ये बताइए जावेद साहब कि आपसे जब उनकी मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात का अहवाल कुछ शेयर करेंगे हमारे साथ? मेरी मुलाकात उनसे हुई थी एक बार, पहली बार मेरे ख्याल से जी अवार्ड्स हुए थे दुबई में, और वहाँ बैक स्टेज उनसे मुलाकात हुई थी, और वो कॉमेडी के लेवल पे थे ही, बट एक वो और खौफ खुदा और मखलूक के लिए दिल में एक एहसास, एक फ़िक्र, तो वो मुझे चीज़ बड़ी इम्प्रेस करी। उसके बाद मैसेज बीच में रहा, फिर उनकी जब बेटी गुजर गई तो उस वक्त भी मैंने मैसेजेस किए। हमारी एक कॉमन फ्रेंड है खदीजा, उनके ज़रिए अभी रिसेंटली भी मैंने कुछ मैसेजेस उनको भेजे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो दुआएं, कुछ खैर ख्वाही के मैसेजेस। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जावेद जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उमर शरीफ साहब के बारे में इज़हार ख्याल कर रहे थे। भारत से एक और कॉमेडियन हैं जनाब सुनील पाल साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सुनील साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उमर शरीफ साहब के इंतकाल पर क्या कहेंगे, क्या जज्बात हैं? दोस्तों, उमर शरीफ साहब के गुजर जाने का एक मनहूस समाचार हमें मिला, और हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, इस धरती पर जहाँ जहाँ कॉमेडी को सुना जाता है, समझा जाता है, वहाँ वहाँ शोक का, गम का माहौल पैदा हो गया है। उमर भाई के जाने से बहुत ही दुखद खबर है हमारे लिए, पहाड़ टूट पड़ा है दुख का। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कॉमेडी का सायादार पेड़ जिस पे हम सब कॉमेडियन नीचे बैठकर सीखते थे, बसते थे, हमारी वो यूनिवर्सिटी, हमारा वो पेड़, हमारी वो जड़, उमर शरीफ साहब हमसे दूर चले गए। कॉमेडी के सरताज, बादशाह, सारे तमगे, सारे अवार्ड और रिवॉर्ड उनके सामने बौने नज़र आते थे। ऐसे हमारे प्यारे उमर भाई हंसाते हंसाते दुनिया को अचानक रुला कर चले गए। बहुत अफसोस है। सुनील साहब, ये बताइए कि आपका उनके साथ कोई यादगार लम्हा अगर आप शेयर कर सकें हमारे साथ। बचपन से मैं उनका फ़ैन रहा हूँ और उनके कैसेट सुनकर हमेशा कॉमेडी करने की कोशिश की, और मेरा सपना था कि मैं उनसे एक बार रूबरू हो सकूँ, मुलाकात कर सकूँ, और ऊपर ने मुझे वो सपना मेरा पूरा कर दिया। जिनके कैसेट सुनता था बकरा किस्तों पे और बहुत सारे बुढ़ा घर पे, और ये सारे कैसेट जिन प्लेज ने थिएटर में, फिल्मों में, टेलीविज़न पे हंगामा कर रखा था। जब उमर शरीफ साहब इंडिया में आए थे और वो इंडिया में आकर मेरे मुझ जैसे छोटे कलाकार के घर पर आए और बहुत दुआएं दी। वो इतने बड़े शहंशाह थे, वो जहाँ भी जाते थे, जिससे भी मिलते थे, माहौल को ऐसा कर देते कि सामने वाला, मिलने वाला भी सोचता था कि मैं भी कुछ हूँ, वो भी अपने आप को कुछ ना कुछ समझने लगता था। इतना सहज और इतना प्यारा स्वभाव हमारे उमर भाई का कि वाकई वो शहंशाह थे, राजा थे, बादशाह थे, सारे तमगे फिर उनके सामने। वो मेरे घर पे आने वाले थे, रात का समय था, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि कहाँ है तू? मैंने कहा मैं घर पे हूँ। रऊफ लाला साहब ने मुझसे मेरी बात कराई थी, तो मैंने कहा घर पे हूँ। बोले किसके घर पे? मैंने कहा अपने घर पे हूँ। बोले कैसा पागल आदमी है, रात में भी अपने घर पे होता है? ऐसी टाइमिंग थी कमाल की उनकी। मतलब मैं समझता हूँ कि जब वो मेरे घर पे आए तो
तो मेरे पूरे परिवार को दुआएं दी, घर को दुआएं दी, और उनके जाने के बाद, घर से जाने के बाद मेरी बहुत तरक्की हुई, मेरा परिवार बहुत खुश रहा है। और आज उनके परिवार को जितना दुख है उतना मेरे परिवार को है, क्योंकि हम सब कॉमेडियन उनका परिवार है। हम सब के लिए वो गुरु थे, वो इंस्टीट्यूशन थे, वो सब कुछ थे। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा उस्तादों का उस्ताद महागुरु चला गया, हमारा स्कूल चला गया। तो अगर हम बात करें भारतीय इंडस्ट्री के लिए, भारतीय कॉमेडी इंडस्ट्री का कितना बड़ा ये नुकसान है? इंडियंस कॉमेडियन के लिए ये जैसे घर जैसा नुकसान हो गया है, परिवार का नुकसान हो गया है। क्योंकि कम से कम मेरे जैसे दो बुजुर्ग अपना जो शागिर्द है, उनके घर पे तो हमेशा उमर शरीफ साहब का जिक्र रोज़ाना होता है, रोज़ाना होता रहेगा। क्योंकि हमारे कॉमेडी में, हमारे परफॉर्मेंस में, टेलीविज़न पे, फिल्मों के जुमलों में कहीं ना कहीं उमर भाई हमेशा झलकते रहेंगे, और वो अपने काम से हमेशा जिंदा रहेंगे। जिंदाबाद उमर भाई। बिल्कुल, हमेशा जिंदा रहेंगे। सुनील साहब, फाइनली उनकी पर्सनैलिटी, जो उनकी ज़ाती एक पर्सनल लाइफ नज़र आती थी, छलकती थी उनकी पर्सनैलिटी से, उसके हवाले से क्या देखा आपने, क्या आपका मुशाहिदा है? जब तक कॉमेडी की उम्र है, जब तक कॉमेडी की उम्र है, तब तक उम्र की कॉमेडी है, ये मैं मानता हूँ। यूएस नहीं जा सके क्योंकि यूएस उनका क्या इलाज करता, वो खुद अपने आप में यूएस थे उमर शरीफ। और मुझे लगता है कि शायद ऐसे लोग जीने नहीं आते, सबक देने आते हैं, हंसाने आते हैं, लोगों को बसाने आते हैं, इंसानियत का पाठ पढ़ाने आते हैं, और फिर अपना काम करके अपनी मर्जी से ही खुद चले जाते हैं। उन्हीं में से एक देवता उमर शरीफ साहब। वाकई बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सुनील पाल साहब, आपने भी वक्त दिया। आज का ये जो हमारा ये पूरा ये सेगमेंट था, ये सिलसिला था, इसमें हमने बात की उमर शरीफ साहब की, उन्हें खिराज तहसीन पेश करने की अपनी एक छोटी सी अदना सी कोशिश की है। वो जितने बड़े स्टार थे, जितने बड़े फ़नकार थे, जितने बड़े इंसान थे, ज़ाहिर है उनकी तारीफ़ हम क्या कर सकते हैं, लेकिन दुआ कर सकते हैं उनके लिए कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए, उनकी आगे की मंजिलें आसान फरमाए। वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। कल रात से, बल्कि उससे भी पहले से, एक और बड़ा स्कैंडल जो है वो चल रहा है, और वो बड़ा स्कैंडल है जी पेंडोरा पेपर्स के नाम से। हैशटैग हैं, ट्रेंड कर रहे हैं पाकिस्तानी सहाफ़ी और पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री भी बड़ी, और सियासतदान, और जाहिर है ये सारे बड़े लोग बड़ा टिकटिकी बांध के टीवी के आगे बैठे थे कि किस किस के नाम निकलेंगे। लेकिन जब नाम आए सामने तो उसके बाद ऐसा लगा कि लोग खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली सिचुएशन हो गई थी। तो क्या ये वाकई ही खोदा पहाड़ निकला चूहा है और इससे होना कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़े नाम नहीं है? क्या वाकई ऐसा है या नहीं? इसके ऊपर जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का रद्द अमल आया है कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे 700 पाकिस्तानी जिनके नाम पेंडोरा पेपर्स में आए हैं उनके हवाले से, तो इज़ दैट अ बिग न्यूज़? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अमीर अब्बास साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीर जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया अमीर साहब। नाम आपका भी अमीर है, कहीं आपका तो नाम नहीं है इसमें पेंडोरा में? हमारे सारे ऑफशोर पाकिस्तान में ही होते हैं, इतने अमीर भी नहीं है, इतने नहीं है कि हम ब्रिटिश बनाए। लेकिन क्या ये वाकई ये जो है खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली बात है कि सब बैठे हुए थे पनामा पेपर समझ के, पनामा वाले लेवल की चीज लीक नहीं हुई? ये बिल्कुल ठीक। अच्छा, हम भी बड़े एक्साइटेड थे। हाँ। पनामा में नवाज शरीफ साहब के नाम ने एक्चुअली उसको बहुत हैवी वेट कर दिया था। फिर आपको याद होगा 2016 अप्रैल में पनामा के बाद 2017 में एक पैराडाइज लीक भी आई थी। जी बिल्कुल। लेकिन पैराडाइज लीक में कोई बॉम्बशेल नहीं था। उसकी वजह ये थी कि नवाज शरीफ जैसा, लेकिन अगर आसिफ जरदारी का नाम आता माशाल्लाह तो फिर कैसी रौनक लगी होती पाकिस्तान में। या प्राइम मिनिस्टर का जैसे एक एलिजिबली पहले आ रहा था, लेकिन वो उसमें क्लियर हो गया अगर उनका नाम आता। अभी भी बहरहाल उनकी फेडरल कैबिनेट में से 3 लोग हैं, लेकिन अगर हम प्रोपोर्शन देखें तो ऑपोजिशन के 2 लोग हैं और इमरान खान साहब की पार्टी के 5 लोग हैं। सही। तो पहले जिनमें से कुछ पहली दफा उसमें आए हैं, पहली दफा ऑफिस में। वैसे जो फैसल वाडा साहब का जो केस है, उनके ऊपर तो ऑलरेडी पहले कंसीलमेंट ऑफ एसेट का एक इल्ज़ाम लगा हुआ है। कंसीलमेंट ऑफ एसेट भी, कंसीलमेंट ऑफ नेशनैलिटी भी, बहुत सारी चीजें कंसील हैं, बहुत कुछ कंसील किया हुआ है। तो लेकिन ऑपोजिशन में सिर्फ शजील मेमन है और सादार साहब के साहबजादे हैं। जुनैद सफदर का नाम आया, लेकिन वो तो तहलका ही मच गया था। उसके बाद फिर बड़ा तहलका मच गया कि जहां से आया और जहां वो चला और क्या हो गया। उसमें आ गया। और उसमें मरियम तो कह चुकी है कि मैं
सू करूंगी, एयर वाई चैनल को सू करेंगी वो, अगर उन्होंने अपॉलॉजी नहीं की। अभी तक वैसे अपॉलॉजी आई नहीं है, बट वो खबर चला रहे हैं पीटीवी के सोर्स को सामने रखते हुए। बिल्कुल। तो अब मेरा ख्याल अपॉलॉजी पीटीवी को करनी पड़ेगी और शहबाज गिल साहब को, क्योंकि शहबाज गिल साहब ने शायद सोर्स वही ट्वीट की हुई है शहबाज गिल साहब, तो उससे फिर जारी बात है वो। अच्छा, अब इस पूरे जब तक जो जितना डेटा हमारे सामने आया है, क्या उसकी बुनियाद पर हम फिर ये कह सकते हैं कि वो जो इंटरनेशनल सादिक और अमीन वाला जो जुमला इस्तेमाल किया था मरियम साहिबा ने, वो अब इमरान खान साहब पर फिट आ गया है? जो वो शहबाज शरीफ साहब के जी यूं थपकी देकर कह रहे थे हाई फाइव भी किया था उन्होंने। तो वो देखिए जाहिर बात है, आप इमरान खान साहब की गवर्नेंस पे सवाल उठा सकते हैं, आप इमरान खान साहब के यू टर्न्स के ऊपर बात कर सकते हैं, आप इमरान खान साहब के मैनिफेस्टो पर अमल ना करने पे बात कर सकते हैं, लेकिन आप इमरान खान साहब की फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं उठा सकते। मेरा नहीं ख्याल कि 96 ऑनवर्ड जब से वो पॉलिटिक्स में हैं और अब 3 साल से वो पावर में हैं, आज तक उनका कोई फाइनेंशियल स्कैंडल जो है वो सामने नहीं आया। उनके मॉरल इश्यूज बनते रहे माजी में, लेकिन फाइनेंशियली मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इनक्रेडिबल। मॉरल इश्यूज पे तो अब ये बात आ गई है कि वो अपने काम का मतलब अब वो आपका जाती फेल है। जाती, अच्छा वो भी पुरानी बातें हैं। हाँ। वो उनके पॉलिटिक्स में आने से पहले की बातें हैं, जब वो क्रिकेट स्टार थे, जब उनको क्रिकेट की दुनिया का यूनानी देवता कहा जाता था, तो बहुत सारे लोगों के देवता थे उस वक्त, खवातीन के देवता भी। बात तो सच है, तो बात तो सच है। तो वो देवी देवताओं की कहानियां पुरानी रह गई हैं, लेकिन फाइनेंशियली मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर जो है वो नो डाउट। तो अब जो इन्होंने ऐलान किया है कि हम इसकी तहकीकात करेंगे, व्हाट डू यू थिंक? तहकीकात कुछ होंगी तहकीकात और कुछ उसका रिजल्ट निकल पाएगा? देखिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, अगर आप पैनमा लीक्स को देखें, जब नवाज शरीफ साहब का नाम आया तो इमरान खान साहब लठ लेकर उनके पीछे लगे और कहा कि इस्तीफा दो, घर जाओ, अपने आप को क्लियर करो, फिर वापस मोस्ट वेलकम वापस। और हम सब ने कहा कि ये बिल्कुल प्रिंसिपल स्टांस है, ऐसा ही होना चाहिए, और दुनिया में ऐसे ही हुआ। उस वक्त आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, आपको पता है, वो उन्होंने ओवरनाइट फारिग हो गए। और भी बहुत सारे मुल्कों डेविड कैमरॉन के वालिद का था, अभी टोनी ब्लेयर आ गया। टोनी ब्लेयर, अच्छा डेविड कैमरॉन तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, और हालांकि उनका उसमें नाम नहीं था, उनके वालिद भी शायद उस वक्त इंतकाल कर चुके हुए थे। हाँ जी, बट ही हैड टू गिव द एक्सप्लेनेशन। एग्जैक्टली। और फिर उन्होंने बाद में गवर्नमेंट छोड़ दी और शायद फिर थेरेसा मे उनकी जगह पे प्राइम मिनिस्टर बनी थी। तो अभी प्राइम मिनिस्टर को मॉरली ये चाहिए था, वो जो बेंचमार्क उन्होंने खुद रखा, वो कम से कम अपने 3 मिनिस्टर्स को कहते हैं कि भाई आप 10-15 दिन के लिए साइड हो जाए। नहीं तो कल तो मैं फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट सुन रही थी एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, इसी पैनोरा पेपर्स पे। उन्होंने कहा कि भाई खुसरो साहब की कंपनी का नाम सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि देखिए खुसरो की फैमिली के नाम आए हैं, खुसरो का क्या ताल्लुक? दिस इज व्हाट फवाद चौधरी साहब ऑन रिकॉर्ड सेड। तो ये तो फिर स्टैंडर्ड अलग हो जाते हैं ना, फिर ये तो डुअल स्टैंडर्ड्स है ना, कॉल ऑफ फेल में तजाद है। जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है उसकी जो इमीडिएट फैमिली है, इमीडिएट फैमिली जिसमें उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, भाई बहन आते हैं या नहीं? भाई बहन, देखिए हमारे यहाँ तो जो इस किस्म के स्कैंडल्स रहे हैं माजी में, उसमें भाई बहनों की भी प्रॉपर्टीज, क्योंकि खुसरो साहब इज डिफरेंट देन फैसल वाडा। फैसल वाडा पहली दफा पब्लिक ऑफिस में आए थे, खुसरो साहब पहले स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स रह चुके हैं। मुशर्रफ साहब के जमाने में कॉफ लीग में थे, और फिर ये नून लीग के जमाने में भी तो ये 5 साल शौकत तरीन साहब भी पहले रहे। अच्छा, सपोज अगर ये काम कर देते हैं इमरान खान साहब के, जी आप लोग साइड पर हो जाइए फिलहाल, उसमें वो मोने सिलाई साहब से कह देते हैं, मोने सिलाई तो वो सर मुंडवाया ओले पड़े आप नहीं, उन्होंने कहा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। बेचारों के साथ तो बहुत ही बुरा हो गया था। लेकिन अगर 3 साल के बाद उन्होंने वजारत दी, लेकिन मोने साहब ने भी स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। विक्टिमाइजेशन तो सारी दुनिया में हर एक के ऊपर होती है जिसके ऊपर कोई इल्जाम आता है, लेकिन मतलब अगर करते हैं खान साहब के, जी मोने सिलाई साहब से कहते हैं आप साइड पर हो जाएं, फैसल वाडा से कहते हैं आप साइड पर हो जाएं, और वो खुसरो साहब से कहते हैं आप साइड पर हो जाएं, तो ये उनकी हुकूमत के लिए कुछ नुकसानदेह साबित होगा ना, क्योंकि जाहिर है ये तो इन लोगों के ऊपर तो आप सहारा लेकर खड़े हुए, तो होना नहीं चाहिए। वैसे बात तो ये ना कि आप अगर छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस करना शुरू कर देंगे, ये जो सियासत है ना पाकिस्तान की, किसी भी दुनिया के थर्ड वर्ल्ड कंट्री की जो सियासत होती है, ये एक ऑक्टोपस की तरह होती है। बिल्कुल, ऑक्टोपस जब आपको पकड़ लेगा ना तो फिर आप उससे बाहर नहीं निकल सकते, और ये जो कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं ना, ये ऑक्टोपस की तरह होते हैं। तो पंजाब तो फिर गया ना, फिर आपने मोने सिलाई साहब को कुछ भी कहा, पंजाब गया नहीं। देखिए ना, आप प्राइम मिनिस्टर ने अगर 3 साल मोने सिलाई के बगैर अपनी हुकूमत कायम कर ली है, तो 2 साल भी तो कायम की जा सकती है ना, और उनके पास इस वक्त वैलिड रीजन है। अगर वो खुसरो बख्तियार को और शौकत तरीन को साइड पे करते हैं, तो फिर चौधरी बरादरान को इस पे शिकायत नहीं होगी कि मोने सिलाई को साइड पे क्यों, आवाम खड़ी हो जाएगी खान साहब के साथ, आवाम खड़ी हो जाएगी। और मेरा ख्याल है वो जो उनका थोड़ा सा ये जो गवर्नेंस के इश्यूज कुछ चल रहे हैं, महंगाई, पेट्रोल प्राइसेस, XYZ, ये फौरन इमरान खान एक कौम को बूस्टर लगा देंगे। बिल्कुल सही। और उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो इमरान खान साहब के फैंस हैं, उनका एक बड़ा दिलचस्प फिनोमेना है,
वो बिल्कुल स्नेल की तरह ना एक दफ़ा ढीले पड़ जाते हैं कि यार ये क्या कर रहा है इमरान खान, ये तो मरवा देगा, ये तो डबो देगा। वो खान साहब फिर कुछ ऐसा करते हैं कि वो एक इंजेक्शन लगा देते हैं बूस्टर, लोग फिर 3 महीने के लिए चार्ज हो जाए, उनका जो बिल्कुल सही है। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छा बूस्टर होगा। और इससे ये है कि आने वाले दौर में अगर कभी ऐसे कोई स्कैंडल आते हैं तो इमरान खान हो ना हो, हम उस दौर के हुक्मरान से कहेंगे कि भाई वो एक प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होगा, उसने एक प्रेसिडेंट सेट किया। सही है। अच्छा, एक और चीज है, कंपैरिजन अगर हम करें, अलीम खान साहब का भी नाम आया, उन्होंने फौरन ट्वीट कर दी, बहुत अच्छी एसेट्स आर डिक्लेयर्ड और आई डोंट हैव एनीथिंग टू हाइड, वर्सेस खुसरो साहब, शौकत तरीन और मुनिस इलाही, जिन्होंने अभी तक इस पे कोई एज सच फ्रूटफुल रद्द-ए-अमल नहीं दिया जो मीडिया पे दिखाया जा सके। शौकत साहब ने तो दिया है, उन्होंने दिया है, लेकिन मुनिस और खुसरो साहब की अगर हम बात करें, इन दोनों को कैसे एवेल्युएट करेंगे, अलीम खान वर्सेस दीज टू? देखिए, अब अलीम खान की तो हम खुद तारीफ कर रहे हैं, वही पार्टी है, वही लोग हैं, तो हमारा तो कोई एजेंडा नहीं है ना। और उन्होंने बड़ी अनएम्बिगुअस क्लैरिटी दी, उन्होंने कहा 15 साल से ये सब कुछ डिक्लेयर्ड है और एक ही कंपनी है जिसको हर दफा उछाला जाता है। फेयर इनफ, इस पे तो कल से बड़ी क्लैरिटी से बात हो चुकी है कि ऑफशोर कंपनी बजाते खुद कोई जुर्म नहीं है, कोई लीगल स्टेटस है, और यहाँ से पैसा बाहर लेकर जाना भी जुर्म नहीं है। आज आप और मैं अगर तय कर लें कि हमने यहाँ से $1 लाख बाहर लेके जाना है, तो बजाते खुद $1 लाख बाहर ले जाना कोई जुर्म नहीं है। बिल्कुल। हाँ, अगर ये इल गॉटन है, या ये मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए से जा रहा है, या टीटीएस के जरिए से जा रहा है, तो फिर ये गलत है। कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स एंड कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, आप अपने, ये हमारे पॉलिटिशियंस हर साल अपने गोशवारे जमा करवाते हैं और इलेक्शन पे भी जमा करवाते हैं जब नॉमिनेशन पेपर्स के साथ। अगर तो अलीम खान साहब के अलावा बाकी 3 लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज डिक्लेयर की हुई हैं और ये ऑफशोर कंपनीज डिक्लेयर अगर की होती, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अभी तक स्क्रीनशॉट शेयर नहीं, अगर की होती तो अभी तक तो रद्द-ए-अमल आ ही जाता। जाहिर है, मुझ पे अगर कोई इल्जाम पूरी 22 करोड़ आवाम के आगे लगेगा और मैंने डिक्लेयर की है, तो मैं फौरन ट्वीट करके कहूंगी इट इज डिक्लेयर्ड भाई। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन उनकी तरफ से, अच्छा, खुसरो साहब का जो है वो तो आप जानती हैं कि पहले जब शुगर स्कैंडल आया था, उस पर एक शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट हुई, बड़ा जबरदस्त काम किया प्राइम मिनिस्टर ने, वीट स्कैंडल पर रिपोर्ट हुई, उसमें भी इनकी फैमिली का नाम था, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं हटाया। हाँ, तो ही इज देयर ना, तो ये तो और उसके ऊपर तो एक हमें, उसमें सारी गन्स डायरेक्टेड थी ना टुवर्ड्स जहांगीर तरीन साहब उस स्कैंडल में, शुगर वाले में। अच्छा, जहांगीर तरीन का क्या हुआ? हाँ, उनका नाम नहीं आया। अच्छा है आपने 4 महीने के बाद याद करवा दिया है, तो वो भी गायब हो गया है। लेकिन बिल्कुल सही, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी तरफ से खान साहब को ये सोचना चाहिए कि मैंने इन्हें गायब करना है या नहीं करना। ये खान साहब के लिए बड़ा एक सवालिया निशान है। खान साहब खुद भी तो गायब हो सकती है ना उनकी सियासत। बिल्कुल, ये अगर वो कॉम्प्रोमाइज करें। अच्छा देखिए, एक हमारे सामने तारीख है, आप फार पास्ट में ना जाए, नियर पास्ट में जाए, आप परवेज मुशर्रफ को देख लें। क्लासिक एग्जाम्पल मेरा ख्याल है, परवेज मुशर्रफ साहब को दुनिया में एक वो पढ़ाया जाना चाहिए एक क्लासिक केस के तौर पे कि जो हुक्मरान कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करता है वो फिर दुबई के किसी फ्लैट में बिस्तर मर्ग पर जिंदगी के आखिरी दिन गुजारता है। उसको वो बहादुर शाह जफर की तरह कब्र भी नसीब नहीं होती। उन्होंने कॉफ लीग बनाई, कॉम्प्रोमाइज किए, उन्होंने एनआरओ दिए, कॉम्प्रोमाइज किए, उन्होंने इनको बाहर जाने दिया, कॉम्प्रोमाइज किए, इसलिए कर रहे थे कि मेरा इक़्तिदार बचेगा। ना इक़्तिदार रहा, ना इज्जत रही, ना मुल्क बाकी, डिस्पाइट जिस पॉपुलैरिटी के साथ वो आए थे शुरू में। यस, कॉम्प्रोमाइजेस नहीं होने चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अमीर साहब, वक्त दिया आपने। और वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट ये इशू है। कल एक काम करते हैं, कल मैं आपको बताता हूँ ऑफशोर कंपनी बनाई कैसे जाती है। ऑफशोर कंपनी बनाने का तरीका कल आपको प्रोग्राम में बताएंगे हम। और बड़ा आसान तरीका है। वो शकीरा का नाम आया ना इसमें, शकीरा का भी नाम आया, शकीरा का गाना था वक्का वक्का वक्का, तो आप हक्का वक्का रह जाएंगे कि इतना आसान है ऑफशोर कंपनी बनाना। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कल आपको सिखाएंगे हम और फिर आप बना लीजिएगा। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, एक और स्कैंडल की बात करेंगे। वेलकम बैक। सुबह से आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद बात करते हैं एक बहुत बड़े स्कैंडल की जो भारत से आया है। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भारत के इदारा बराए इंसदाद मनशियात NCB ने मुंबई के साहिल के करीब एक क्रूज पार्टी से गिरफ्तार किया। NCB ने दावा किया है कि आर्यन खान से मनशियात बरामद की गई है, जबकि उनके वकील का कहना यह है कि आर्यन से कोई मनशियात बरामद नहीं हुई है। आर्यन खान के व्हाट्सएप पर भी ये इंकशाफ हुआ है कि वो मुस्तकिल मनशियात लेते और इस्तेमाल करते रहे हैं और उन्हें 1 रोज़ा रिमांड पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हवाले किया गया। आर्यन से पूछताछ जारी है भारत में ट्विटर पर, और ये वाकई जो एक मुस्तकिल एक बहस छिड़ी हुई है, टॉप ट्रेंड्स में शुमार हो रहा है ये मामला। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भारत से सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हरलीन कौर। अस्सलाम वालेकुम हरलीन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और
जैसे कि आपने अभी भी बताया कि भारत में ये जो आर्यन खान का किस्सा कहें, ये बहुत ही इस वक्त लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, क्योंकि शाहरुख खान एक ऐसे फनकार हैं जिन्हें लोग बहुत प्यार करते हैं। और शाहरुख खान के नाम के साथ जब बेटे आर्यन खान का नाम जुड़ जाता है तो हर कोई बेताब रहता है उनसे जुड़ी हर एक छोटी से छोटी बात जानने का। और जैसे कि आप जानते हैं 2 अक्टूबर की रात एनसीबी ने धर दबोचा काफी बड़े ग्रुप को, और बताया जा रहा है कि एनसीबी ग्रुप ने जब छापेमारी की तो इस छापेमारी में वो खुद उस क्रूज पार्टी में मौजूद रहे, जिसके बाद कई ऐसे टॉप हाई क्लास हम बोलेंगे टॉप नॉच सेलिब्रिटीज हो या फिर फैशन इंडस्ट्री से जुड़े लोग हो, उन लोगों को वहां से पकड़ा गया और इस नामों के सूची में एक नाम आर्यन खान का आया था। और तो अब तक क्या डेवलपमेंट सामने आई है इस हवाले से, और क्या वो अभी भी पुलिस कस्टडी में है? जी, वो अभी भी पुलिस कस्टडी में है। जैसे कि एनसीबी ने रिमांड की बात करी और उन्होंने कहा था कि उन्हें कम से कम 2 दिन की रिमांड चाहिए, लेकिन जो आर्यन खान के वकील हैं सतीश मानशिंदे, उन्होंने बोला कि जो आर्यन है उनके फोन से कोई भी ऐसी व्हाट्सएप चैट सामने नहीं आई है और उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। तो उन्होंने गुजारिश की कि सिर्फ 1 दिन की ही रिमांड दी जाए, और 1 दिन की रिमांड जो है आर्यन खान और उनके बाकी साथी जो उनके साथ उस वक्त मौजूद थे उन सबको 1 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। और देर रात ये भी खबर सामने आनी शुरू हो गई थी कि एनसीबी ने फिलहाल ये कह दिया है कि आर्यन खान के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं और जिस वजह से अब वो आगे उनकी कस्टडी की मांग नहीं करेगी। अच्छा, सुनील शेट्टी बड़ा उनको डिफेंड कर रहे थे। हाँ। और बहुत सारे जो है वो अदाकार जो है वो उनका क्या रद्द अमल सामने आया है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और इससे पहले भी बहुत सारे मामलात में जो सुशांत सिंह की जो मौत हुई थी उससे भी जो है वो ड्रग स्कैंडल को जोड़ा जा रहा था। तो वो सारे मामलात, और आपको क्या लगता है कि ये क्या इसका कुछ नतीजा निकलेगा? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है, ठीक उसके बाद से ही बॉलीवुड में कई ऐसे नाम सामने आए जिनमें दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और कई बड़ी एक्ट्रेसेस का नाम भी जोड़ा गया था। और आपको बता दें कि सुनील शेट्टी की बात करें तो सुनील शेट्टी मुंबई से बाहर थे। उन्होंने एक इवेंट पर इस बात पर एलेबोरेटिव वे में अपना जो है प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि वो बच्चा है और उस बच्चे, जब एनसीबी कहीं भी छापेमारी करती है तो उस छापेमारी में सभी लोगों को वहां से अपने साथ पूछताछ ले जाती है, तो उस बच्चे को उस बच्चे को। अच्छा, शाहरुख खान का कोई स्टेटमेंट वगैरह है इस पर? नहीं शुभम, मैं बताना चाहूंगी कि अभी तक सूत्रों से भी यही सामने आया है कि शाहरुख नहीं होगा कि वो जो है सामने आकर कोई बयान देंगे। हालांकि ये बात जरूर सामने आ रही है कि एनसीबी से लगातार वो अपने बेटे की पूछताछ करने में जुटे हुए हैं। वो लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं और देर रात सलमान खान भी शाहरुख खान के घर पर पहुंचे थे। उन्हें इस दुख के वक्त में सपोर्ट करने के लिए सलमान खान को शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर देखा गया था और कुछ समय बाद वो जो है वहां से एग्जिट लेते हुए दिखाई दिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हरलीन, वक्त दिया आपने, और इस पर मजीद भी अपडेट्स हम लेते रहेंगे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।